हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री की बात करेंगे, उसके प्रथम अध्याय का हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ को हम लोगों ने क्लियर किया था, कुछ फार्मूलाज को देखा था। तो आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास, कि रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे संतुलित करें। उसके लिए एक एग्जांपल के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, समीकरण लेते हैं Fe प्लस H2O उत्पाद के रूप में Fe3O4 प्लस H2, यानी राइट साइड जो होगा वो उत्पाद होगा। तो ये मिल गया। ये एक रासायनिक समीकरण का ढांचा है, पर ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने का तरीका हम लोग सीखेंगे और देखते हैं ये कैसे संतुलित होगा। तो सबसे पहले चरण में अगर हम लोग देखें तो सारे समीकरण के अलग अलग अभिकारक और उत्पाद को हम लोग एक बॉक्स में बंद करते हैं। एक बॉक्स में हम लोग उसको पहले कर ले, उस बॉक्स के अंदर हम लोग उसको किसी तरह की उसमें अलग से उसमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं लाना है। तो हम लोग अब उसके दूसरे चरण में अब हम लोग बात करें तो एक एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या और तत्व कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो LHS यानी अभिकारक और RHS मतलब उत्पाद। तो उसमें Fe है यानी आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अभिकारक में संख्या 1 है और पर उत्पाद में 3। उसी तरह से हाइड्रोजन का अभिकारक में 2 और उत्पाद में 2, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारक की संख्या 1 और उत्पाद की संख्या 4। अब हम लोगों के पास एक चार्ट आ गया। अब तीसरे चरण में अगर हम लोग उसको बैलेंस करने का हम लोग काम करें तो उसमें हम लोगों को मिलेगा कि उसको सुविधा के लिए हम लोग उसको कर रहे हैं, उसको कहें बैलेंस करने के लिए, तो पहले सबसे अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु की संख्या जिनके पास है तो उनको सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं, उसके हिसाब से बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग Fe H2O Fe3O4 प्लस H2 ये हमारा था। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका हम लोग नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा किसका था इसमें, तो ऑक्सीजन का। उत्पाद में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 4 है ऑक्सीजन का। तो पहले उसको बैलेंस करते हैं। राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को 4 करने के लिए ये H2O में O के आगे, H2O के आगे अगर 4 लगा दे तो अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। LHS में भी और RHS में भी बराबर है। अब तो हमारा ऑक्सीजन LHS RHS में बैलेंस है, संतुलित हो गया। अभी भी ये समीकरण संतुलित नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन संतुलित हुआ है। अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं चौथे चरण में। इसमें आयरन और हाइड्रोजन अभी भी असंतुलित है। अभी समीकरण ढांचा दूसरे फेज में, अब बॉक्स के अंदर फिर उसको करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद Fe प्लस 4H2O उत्पाद की तरफ होगा हमारा Fe3O4 प्लस H2। तो अब क्या होता है, अब इसमें हम लोग देखें हाइड्रोजन कितना है इस साइड, ऑक्सीजन की तरफ 4। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2 यानी हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अब RHS के तरफ H2 था, उसके आगे अगर 4 लगा दे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो अब देखिए गौर से, तो ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है, हाइड्रोजन भी अब हमारा संतुलित है, लेकिन अभी भी ढांचा संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि LHS में आयरन 1 है और RHS में आयरन 3 है। तो अब हम लोगों को आयरन को भी संतुलित करना होगा। तो पांचवें चरण में अब हम लोग उस जो अभी हम लोग का आधा लगभग हम लोग संतुलित कर चुके हैं, उसको अब हम लोग नीचे लाते हैं। Fe प्लस 4H2O उत्पाद में Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम लोग देखिए बॉक्स के बाहर हम लोगों ने आयरन के आगे 3 लिखा, क्योंकि RHS में आयरन की संख्या 3। अब इसमें अगर LHS में आयरन की संख्या के आगे हम लोग 3 लगा दिए तो अब आयरन भी 3, लेफ्ट में भी और राइट में भी हमारा 3। तो हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया,
ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और आयरन भी संतुलित हो गया। कहने का मतलब है LHS और RHS दोनों संतुलित हो गया, यानी उत्पाद और हमारा अभिकारक दोनों संतुलित हो चुका है। तो अब ये जो समीकरण हमारा दिख रहा है ये संतुलित समीकरण होगा, जो 5 नंबर हम लोग उसमें संतुलित करके दिखा रहे हैं। 3Fe प्लस 4H2O उत्पाद के रूप में, यानी तीर के निशान के बाद राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं Fe3O4 अब प्लस 4H2, यानी अब हम लोग देखें तो लेफ्ट साइड में जितने आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है। अब LHS और RHS में दोनों इक्वल हो गया। अब इसको हम लोग इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे और इस तरह की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि इस तरह की विधि जो है संतुलित करने की विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, जो काफ़ी फेमस और बहुत ही सरल और अच्छी है। अब हम लोग बात कर ले इसके बाद रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए। सूचनापूर्ण बनाने का मतलब क्या है कि किसी समीकरण को तो देखें तो उससे पूरी जानकारी मिल जाए। क्या जानकारी मिल जाए भाई? तो ये मिलनी चाहिए कि जो अभिकारक या उत्पाद है वो किस अवस्था में है, गैस की अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है, या जलीय अवस्था में, या ठोस की अवस्था में है। तो अब उसके लिए समझना होगा, उनके बगल में इंडिकेट हम लोग करते हैं। अगर G लिखा हुआ कहीं मिल जाए समझ लेना है वो गैसियस फॉर्म में है। अगर L लिखा हुआ मिल जाए समझ जाना है वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर AQ यानी एक्वस यानी जलीय रूप में है और S लिखा हुआ मिल जाए तो वो समझ लेना है वो ठोस के फॉर्म में है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तो हम लोग एक क्यों लिखते हैं, हम लोगों ने बात किया। अब देखिए हम लोग जो जिस समीकरण पे पूरी हम लोग कहानी अभी हम लोग बैलेंस करने की बात कर रहे थे, तो वहीं पर उसी समीकरण को देखें तो Fe के बगल में S है, ये संतुलित समीकरण पे काम कर रहे हैं। अगर Fe के बगल में S है तो समझ जाइए आयरन सॉलिड फेज में है, मतलब ठोस अवस्था में है। H2O के बगल में G लिखा हुआ, यानी ये गैस के रूप में है वाटर। वाटर का तो तीनों अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस, तो ये गैस की अवस्था में है, इसलिए G लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्पाद में Fe3O4, ये S बगल में लिखा होता है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है अभिक्रिया के बाद। और H2 के बगल में G लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये गैसियस फॉर्म में यानी गैस के रूप में है। अच्छा, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक यानी ताप टेम्परेचर, दाब प्रेशर, उत्प्रेरक कैटलिस्ट आदि को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। तीर के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उससे समझ में आना चाहिए कि वो ताप को दर्शा रहा होगा या दाब को दर्शा रहा होगा या उसमें उत्प्रेरक कैटलिस्ट को। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या है, और पिछले क्लास में भी बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ने को मिला था। तो चलिए हम लोग और भी बात करेंगे इसमें। तो हम लोग जैसे देखते हैं CO, C कैपिटल में, O कैपिटल में, कहने का मतलब C और O कैपिटल में है तो ये कार्बन मोनोक्साइड हो गया। अगर वही रहता C कैपिटल O स्मॉल में तो ये हो जाता हमारा कोबाल्ट। ये याद रखना है, कभी बहुत अभी बच्चे मतलब इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ये कोबाल्ट है या कार्बन मोनोक्साइड। तो ये कार्बन मोनोक्साइड है, ये गैस फॉर्म में है। इसका विक्रिया हाइड्रोजन यानी जो गैस के अवस्था में उसके साथ होती है, और 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना प्रेशर है 340। तो इस पर तब इस दाब पर जो अभिक्रिया होगी तो वो क्या बनेगा हमारा CH3OH, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथेनॉल भी कहते हैं। और ये जो मिलेगा हम लोग को लिक्विड अवस्था में। देखिए दोनों गैस थी, दोनों की अभिक्रिया हुई 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ATM पर, तब हमें क्या मिल गया मिथाइल अल्कोहल जो लिक्विड फॉर्म में है। चलिए इसके बाद हम लोग एक संतुलित अभिक्रिया में ही दिखा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया यानी एक्वस फॉर्म में है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में जब रहती है तो उसके साथ सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में वो तो आपको रिएक्शन होता है, तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज
जो एक्वस फॉर्म में बनता है और H2 एक्वस फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, ये बनकर तैयार होता है। ये रिएक्शन ये हम लोगों को ये इस तरह की अभिक्रिया जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस समीकरण से पता चलता है कि अब इसमें जो अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, ये समझने के लिए समीकरण को हम लोगों ने दर्शाया। अब बात आएगी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। लोहा सोना में नहीं बदलेगा, सोना चांदी में नहीं बदलेगा, ये कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ मुख्य बातें हैं, इनको दिमाग में रखनी होगी। अच्छा, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। इसके बाद एक और बात है, वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्या बोलता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से और जुटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो उसमें अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन, जिस दोनों को हम लोग देखेंगे। तो इसी तरह से बने रहें ईशान बायो क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th की तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 8 और 9 की भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ कुछ टॉपिक क्लियर करें, और फेसबुक पर यूट्यूब पर हम लोग आपके साथ सब उसको सर्व करते रहेंगे। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए और अगर अच्छा लगा तो अपने नज़दीकी दोस्त मित्र अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।